देखो, अगर आप लोग बात करोगे ना सिविल इंजीनियरिंग के कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं, आप कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम उठा लो, एसएससी चाहिए हो, आरआरबी चाहिए हो, मोस्ट ऑफ द जेई एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं मान के चलता हूँ 10 to 15 क्वेश्चन ना वो आपके टेस्ट से रिलेटेड होंगे। हर सब्जेक्ट के फील्ड और लैब टेस्ट से आप लोग लगा लो, तो ओवरऑल 10 to 15 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि कितने क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं। अगर जो पहले से सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ की बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज मैं आप लोग के साथ हाईवे के जो आप लोग के टेस्ट होते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग के जो हाईवे मटेरियल पे टेस्ट करे जाते हैं, जब पेमेंट पे टेस्ट करे जाते हैं, उन सबसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं आप लोग के साथ कवर करने वाला हूँ। राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना हाईवे मटेरियल को कवर करेंगे। तो हाईवे मटेरियल में सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना एग्रीगेट, क्योंकि दो ही चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं, एक एग्रीगेट निकल के आता है, दूसरा हमारे पास बिट्यूमेन निकल के आता है। तो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। एग्रीगेट के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट निकल के आता है सर हमारे पास एब्रेशन टेस्ट। ठीक है। तो एब्रेशन टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है पर्पज, कि सर एब्रेशन टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं। तो एब्रेशन टेस्ट करते हैं हम लोग वियर एंड टीयर चेक करने के लिए, या बोले एग्रीगेट की हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग अपना एब्रेशन टेस्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा कि सर एब्रेशन टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा एपरेटस यूज करते हैं। तो डोली एब्रेशन टेस्ट या फिर हम लोग डेविल एब्रेशन टेस्ट अपना परफॉर्म करते हैं। यानी कि एपरेटस कौन सा यूज करते हैं, तो डोली एब्रेशन या फिर डेविल एब्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। कुछ इस तरीके का आप लोग का ये टेस्ट एपरेटस होता है, जिसको आप लोग इमेज में जो है अपना वो देख सकते हो। नेक्स्ट चीज की बात करें हम लोग स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें याद रखिएगा हम लोग एट द रेट ऑफ 33 आरपीएम, ये एक हमारे पास सिलेंडर होता है, जिसका जो डाया रहता है वो हमारे पास 700 mm का रहता है, और जो इसकी लेंथ रहती है वो हमारे पास 500 mm की रहती है। इसके अंदर हम लोग एग्रीगेट को डालते हैं, और स्टील की बॉल जो है वो इसके अंदर होती है। ठीक है। और हम लोग इसको जब घुमाते हैं तो इसको हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रहते हैं 500, 500 बार हम इसको घुमाते हैं। साथ में हम लोग इसका जो रेट रहता है वो 33 आरपीएम रहता है, यानी कि 1 मिनट में ये 33 बार, ठीक है, ये घूम जाना चाहिए। इसके बाद उस एग्रीगेट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम लोग उसको एक सीव साइज रहता है 1.7 mm का, उससे हम लोग सीव करते हैं, छानते हैं छन्नी से। ठीक है। जो कि हमारे पास 1.7 mm की रहती है। फिर फाइनली उसके बाद निकालते हैं हम एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। तो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू का जो टेस्ट, ये जो रिजल्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों से पूछता है क्या। देखो, जब आप हाईवे की पेमेंट में जाते हो, सबसे नीचे होती है सब ग्रेड, फिर होती है सब बेस, फिर होता है बेस कोर्स, फिर होता है सरफेस कोर्स। ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाली पेमेंट होती है वो सब ग्रेड होती है, जो सोइल वाली होती है, उसके ऊपर सब बेस आता है। फिर आता है हमारे पास बेस और सरफेस कोर्स। तो याद रखना, सरफेस कोर्स के लिए जो हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, उस एग्रीगेट की जो एब्रेशन वैल्यू है वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। ऐसे ही बात करें सर बेस कोर्स के लिए, तो बेस कोर्स के लिए जो एब्रेशन वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही पूछा जाएगा। अब इस चीज़ से अंदाजा लगा लो, डी एस एस बी जेई में आप लोगों को 2021 में, एस एस सी जेई में 2020 में, डी एम आर सी जेई में 2020 में, कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोग के इससे पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ से आप लोग को अंदाजा लगा लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर सेप टेस्ट। अब ये सेप टेस्ट क्यों करते हैं, तो सेप टेस्ट करते हैं हम लोग एलोंगेशन चेक करने के लिए, कि जो हम एग्रीगेट लेके आए हैं मार्केट से, उसकी एलोंगेशन को टेस्ट करना है। एलोंगेशन टेस्ट करते हैं हम लोग दो टाइप से, एक देखते हैं फ्लैकीनेस को, एक देखते हैं एलोंगेशन को। फ्लैकीनेस में देखते हैं हम लोग चपटे पार्टिकल, चपटे मतलब पतले पतले, ठीक है। और एलोंगेटेड को देखते हैं हम लोग लंबे लंबे पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, जो हमारा एग्रीगेट आया उसके। ठीक है। तो फ्लैकीनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो, देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझना, तभी आप लोग को ये समझ में आ सकता है। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग समझना। मान लो कि आपके पास जो है आप एग्रीगेट लेके आए। ठीक है। आप एग्रीगेट लेके आए और वो एग्रीगेट था आपका 20 mm से लेकर के 30 mm का। ठीक है। 20 mm से 30 mm का था। अब 20 mm से 30 mm के बीच का एग्रीगेट आप लोग लेके आए। अब आप कैसे बोलोगे कि वो पार्टिकल, वो एग्रीगेट फ्लैकी है या एलोंगेटेड है। तो आप क्या करोगे, इनका निकालोगे मीन। 20 से 30 mm के बीच का, 20 से 30 mm के बीच का मीन निकालने के लिए 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा सर, 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आएगा सर, 25 mm। अब ये जो 25 mm आया है, इस 25 को, जो मीन डायमेंशन आई है, इस 25 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 0.6 से। तो 0.6 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 × 5 = 30 का जीरो, हाथ से लगे 3, 6 × 2 = 12 और 3 = 15। तो कितना आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा 15 mm। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये 15 mm आया है, मैं इन
एग्रीगेट को जो मार्केट से लेकर आया था, इन एग्रीगेट में से किसी भी एक सिंगल पीस को उठाऊंगा और सिंगल पीस को उठाने के बाद मैं चेक करूंगा उनकी डायमेंशंस को। तो जब मैं उसकी डायमेंशंस को चेक करूंगा तो जो उसकी सबसे छोटी या कम सबसे लीस्ट डायमेंशन है, अगर वो मेरी 15 mm से कम हुई, 15 mm से कम हुई, तो मैं बोलूंगा फ्लैकीनेस इंडेक्स है, यानी कि जो मेरे पास पार्टिकल है वो कैसे हैं, फ्लैकी फ्लैकी पार्टिकल हैं, अगर मैं उनकी डायमेंशंस को चेक करूंगा तो। ठीक है। इसी तरीके से मैं एलोंगेशन की चेक करता हूँ। एलोंगेशन के लिए फिर से वही, जैसे मैं 20 से 30 mm के बीच का एग्रीगेट लेके आया था, इसका मैं एवरेज निकालूंगा, कितना आएगा 25। उस 25 की मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 1.8 से, तो जो मेरे पास डायमेंशन आएगी निकल के, उससे ज़्यादा अगर निकल के आती है मेरे पास ग्रेटेस्ट डायमेंशन, बड़ी से बड़ी डायमेंशन एग्रीगेट की, अगर उससे ज़्यादा निकल के आती तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल मेरे कैसे एलोंगेटेड है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है कि जो लीस्ट डायमेंशन हम लोग चेक करते हैं फ्लैकीनेस में, वो 0.6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, और एलोंगेशन में हम लोग 1.8 से। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी। एलोंगेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो वेट रिटेन अपॉन इनिशियल वेट, कितना वेट रिटेन करा सीप के ऊपर और कितना हमारा इनिशियल वेट था, वो हम लोग चेक करते हैं। कुछ इस तरीके का हमारे पास एपरेटस होता है जिससे हम लोग अपना चेक करते हैं उसके डायमेंशंस को, उसकी थिकनेस को, उसकी विड्थ को, उसकी हाइट को, सबको हम लोग अपना पता करते हैं एग्रीगेट की, राइट। तो आपको क्या क्या चीज याद रखनी। सेप टेस्ट के लिए हम लोग एलोंगेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें फ्लैकीनेस इंडेक्स हम लोग देखते हैं कि लीस्ट डायमेंशन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से कम होनी चाहिए। एलोंगेशन इंडेक्स को चेक करते हैं कि उसकी जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है आप लोग की 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग का देखो लेटेस्ट एग्जाम में आप लोग को पूछे गए। इसके बाद आता है सर हमारे पास क्रैसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रैसिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसलिए हम लोग देखो इसको पूरा पढ़ते हैं। अभी मैंने आपने सुना हो तो क्रैसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट बोला, तो होता क्या है क्रैसिंग टेस्ट, लेकिन किसके लिए परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेंथ के। तो उसको पूरा नाम एक साथ पढ़ो, जैसे कि हमारे पास ये था सेप एलोंगेशन टेस्ट, तो इसको पूरा पढ़ो सेप एलोंगेशन टेस्ट, तो हमें पता चलेगा एलोंगेशन के लिए करते हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ो एब्रेशन वी एब हार्डनेस या फिर एब्रेशन हार्डनेस टेस्ट, तो यानी कि एब्रेशन जो हार्डनेस के लिए करा जाता है। तो पूरा नाम एक साथ जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो वैसे ही दिमाग में सेट हो जाता है। बात करें हम लोग इसमें साइज ऑफ एग्रीगेट जो लेते हैं स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए, हम लोग 10 से लेकर के 12 mm का अपना एग्रीगेट लेते हैं सर, और उसको हम 3 लेयर में इसके अंदर फिल करते हैं। कुछ इस तरीके के हमारे पास सिलेंड्रिकल साइज के जो हैं वो हमारे पास वेजल होते हैं, उनके अंदर हम लोग फिल करते हैं और फिर हम इस पर लोड लगाते हैं। लेकिन जो लोड लगाया जाता है हमारे पास वो 4 टन पर मिनट का होता है। 3 लेयर में उसको हमने फिल करा, 3 लेयर में फिल करने के बाद हमने उसमें 4 टन पर मिनट के हिसाब से लोड लगाया और 10 मिनट तक हमने उस पर लोड लगाया। फिर हम लोग लोड लगाने के बाद जो हमारा एग्रीगेट क्रश हो गया होगा, फिर हम उसको 2.36 mm की सीप से पास कराते हैं। ये सीप साइज भी पूछा जाता है कि किस की सीप साइज से हम लोग उसको पास कराते हैं। पास कराने के बाद हम लोग देखते हैं अपना एग्रीगेट क्रैसिंग वैल्यू। तो याद रखना सरफेस कोर्स के लिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था टॉप मोस्ट कोर्स होती है, सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हम लोग बात करें अपना बेस कोर्स के लिए तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोग को जो है वो एज इट इज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ पूछा जाएगा आपको उसे। इसी तरीके से आता है हमारे पास इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट फॉर टफनेस, इम्पैक्ट टफनेस टेस्ट, ऐसे करके इसको याद करेंगे। तो इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए करा जाता है, हमारा टफनेस के लिए। इसमें भी सर हमारा एग्रीगेट साइज 10 to 12 mm का लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो है वो लोड को फॉल कराते हैं, कितनी हाइट से, 38 सेंटीमीटर की हाइट से 13.5 किलो से लेकर के 14.5 किलो का जो लोड होता है उसको हम लोग गिराते हैं, वजन को, हैमर को गिराते हैं। और ऐसा हम 15 बार करते हैं, और 15 बार करने के बाद हम लोग उसको 2.36 mm की सीप से पास करते हैं। और पास करने के बाद हम लोग जितना मास हमारा रिटेन करा है, जितना टोटल था, उससे हम लोग अपना एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को निकालते हैं। और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो है सर वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस कोर्स और शुड नॉट ग्रेटर देन 35% फॉर बेस कोर्स। ठीक है। तो आपने 3 वैल्यू देखी, आपने ACI करके इसको याद करा, एब्रेशन वैल्यू, क्रैशिंग वैल्यू और इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, फिर से सुनना, एब्रेशन हार्डनेस के लिए, क्रैशिंग स्ट्रेंथ के लिए, इम्पैक्ट टफनेस के लिए। आपने ये 3 टेस्ट परफॉर्म करे, तीनों से आपसे पूछता है कि इसकी एब्रेशन वैल्यू बताओ, इसमें क्रैशिंग वैल्यू बताओ, इसमें इम्पैक्ट वैल्यू बताओ। तो याद रखेंगे सरफेस कोर्स के लिए चाहे एब्रेशन वैल्यू हो, चाहे क्रैशिंग हो, चाहे इम्पैक्ट हो, तीनों कितनी होती है, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पे बात करें सर बेस कोर्स के लिए, तो बेस कोर्स के लिए एब्रेशन वैल्यू 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रैशिंग के लिए बेस कोर्स के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इम्पैक्ट के केस में हमारी 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। याद कैसे रखेंगे, अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर आई आता है, तो 50, 45, 35, इस तरीके से लोग इजीली जो है वो इसको याद रख सकते हो। ठीक है। तो अगेन इम्पोर्टेंट है,
तभी आप लोग का जो है मैं बता रहा हूँ, और इसका आइडिया आप इस चीज़ से भी लगा लो कि कितनी बार आप लोग का एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो एग्रीगेट के टेस्ट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अपना बिट्यूमिन की, क्योंकि जब आप रोड बनाते हो तो उसमें एग्रीगेट और बिट्यूमिन दोनों यूज करते हो। तो सबसे पहले तो आप समझो कि बिट्यूमिन जो होता है वो ऑब्टेन होता है पेट्रोलियम से। जब आपके पास क्रूड ऑयल होता है तो उस क्रूड ऑयल को, जब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करी जाती है तो उसकी रिफाइनिंग के टाइम पे क्या होता है, एक आप लोग का ब्लैक मटेरियल, ब्लैक और विस्कस, ब्लैक और विस्कस मटेरियल जो है वो बचता है। तो जो ब्लैक और विस्कस मटेरियल आप लोग का बचता है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की जब हम रिफाइनिंग करते हैं, या ऐसा कहें कि क्रूड ऑयल से जब हम पेट्रोल को ऑब्टेन करते हैं, तो एक ब्लैक और विस्कस मटेरियल बचता है जो हमारा बिट्यूमिन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बिट्यूमिन बोलते हैं। बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से लेकर के 1.02 तक होती है। एग्जाम में पूछी गई है कि बिट्यूमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। याद रखना, जैसे हमारा बिट्यूमिन मिलता है वैसे ही हमको टार भी मिलता है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट होता है कोल का। जैसे पेट्रोलियम का था बिट्यूमिन, वैसे ही तार जो है वो हमारा किसका है, कोल का है। ठीक है, जैसे हमारे पास तार होता है, बिट्यूमिन होता है, वैसे ही एक होता है कटबैक बिट्यूमिन। कौन सा होता है, कटबैक बिट्यूमिन। ये कटबैक बिट्यूमिन जो है वो बिट्यूमिन से ही हमको मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है, जब हम इसको मिक्स करते हैं वोलेटाइल सोलवेंट के साथ। अब ये सर वोलेटाइल सोलवेंट क्या होते हैं, तो वोलेटाइल सोलवेंट वो होते हैं जो आसानी से एवोपरेट हो जाएं। जैसे कैरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, नेफ्था होता है। तो ये वो वोलेटाइल सोलवेंट होते हैं जो हल्के से टेम्परेचर पे आसानी से एवोपरेट हो जाते हैं। तो इन सब के साथ जब मैं बिट्यूमिन को मिक्स करता हूँ तो मुझे एक मिलता है कटबैक बिट्यूमिन। राइट, तो कटबैक बिट्यूमिन क्या होता है, बिट्यूमिन क्या होता है, तार क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इन सब से क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे गए। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का हो जाता है। अब बात करें टेस्ट ऑन बिट्यूमिन की, बिट्यूमिन पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम लोग सर पेनिट्रेशन टेस्ट। पहला ही टेस्ट है और इम्पोर्टेंट है। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या कराते हैं हम लोग, हमारे पास निडिल होती है, हम लोग पहले बिट्यूमिन को रखते हैं अपना 25 डिग्री सेल्सियस पे, 100 ग्राम की निडिल होती है। फिर हम लोग इसको पेनिट्रेट कराते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये निडिल इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। कितने सेकंड के लिए कराते हैं, 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद देख लेते हैं कितने ये पेनिट्रेशन हुआ। इसी 5 सेकंड में कितने का पेनिट्रेशन हुआ, यही हमको देता है इसकी ग्रेड को डिसाइड करने में हेल्प करता है यही पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, कैसे, अब मान लो कि हमारे पास जो है एक बिट्यूमिन था जिसमें हमारा पेनिट्रेशन हुआ 80 टू 100 का, 80 टू 100 ऐसे ग्रेड लिखी आती है, 80/100 की। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने उसको पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म कराया उस बिट्यूमिन पे, तो उसमें 80 टू 25 का पेनिट्रेशन हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर अगेन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हमारे पास 30/40 है तो इसका मतलब उसके अंदर पेनिट्रेशन हुआ है 30/40 का। ठीक है, अब इन दोनों में से आप अंदाजा लगा लो कि कौन सी आप लोग की ग्रेड हार्ड होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कम पेनिट्रेशन हो रहा है वो ज़्यादा हार्ड होगी, जिसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है वो आप लोग की कम हार्ड होगी। ठीक है, तो ये जो होता है पेनिट्रेशन टेस्ट, ये बिट्यूमिन के लिए हमारा यूज करा जाता है उसके ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी ग्रेड है, और उसमें हम 5 सेकंड तक अपना निडल को अलाउ करते हैं पेनिट्रेट होने के लिए। कुछ इस तरीके का हमारा ये सेटअप होता है। राइट, चलिए अगला आता है हमारे पास डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें सर, तो डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। यानी कि डक्टिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, डक्टिलिटी और आपने जो हम लोग मटेरियल पढ़ते हैं, अपने हार्डनेस पढ़ते हैं, डक्टिलिटी पढ़ते हैं, मेलेबिलिटी पढ़ते हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं। राइट, तो डक्टिलिटी में क्या होता था कि जब आप किसी मेटल को खींचते थे और खींचने के बाद अगर वो तार में कन्वर्ट हो जा रहा है, वायर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम बोलते थे कि वो मटेरियल हमारे पास डक्टाइल है। वैसे ही अगर किसी मटेरियल को हथौड़े से पीटने पर वो पतली सीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, चादर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम उसको बोलते थे कि वो हमारे पास जो है वो मेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बिट्यूमिन की भी डक्टिलिटी चेक करते हैं। तो बिट्यूमिन की जब डक्टिलिटी चेक करते हैं हम लोग, तो हम इसमें करते क्या अपना, डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। उसको हम सेंटीमीटर में देखते हैं, टू विच अ स्टैंडर्ड सैंपल, और उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकविट ऑफ द मटेरियल विल बी elongated विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि हम लोग इसमें अपना सैंपल जो प्रिपेयर करते हैं उस सैंपल को बोलते हैं ब्रेकविट। क्या बोलते हैं, ब्रेकविट। और उस ब्रेकविट को हम एलोंगेट करते हैं, खींचते हैं बिना ब्रेक हुए। लेकिन खींचने की रेट क्या रहती है, तो वो रहती है 50 mm/मिनट। यानी कि आपको ऐसे खींचना है कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो 50 mm तक ही खींचना चाहिए।
राइट। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। अब जो हमने ये मोल्ड बनाया था, जो ब्रैकविट या स्टैंडर्ड सैंपल बनाया था, इसका साइज आप लोगों से पूछ लेता है कितने का प्रिपेयर करते हैं, तो याद रखेंगे 10 by 10 mm का। अगला क्वेश्चन पूछेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं। मिनिमम डक्टिलिटी अगर हम लोग बात करें तो 45 ग्रेड की होती है, जो कि हमारी 75 सेंटीमीटर से ऊपर निकल के आती है। ठीक है, याद रखिएगा। मिनिमम डक्टिलिटी जो होती है 75 ग्रेड की होती है, जो हमारी 75 सेंटीमीटर से ऊपर निकल के आती है। कुछ इस तरीके का हमारा इनिशियल स्टेज होती है, फिर हम इसको इधर खींचते हैं। खींचने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा बिट्यूमेन जो है वो तार फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, खिंच जाता है। राइट। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की हम लोग बात करते हैं। अगर सॉफ्टनिंग पॉइंट की हम लोग बात करें सर, तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से कि आप कौन सा एपरेटस यूज करते हो। तो रिंग एंड बॉल एपरेटस यूज करते हैं हम लोग। इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रिंग एंड बॉल। किस लिए पता करते हैं, फाइंड द सॉफ्टनिंग पॉइंट। हम सॉफ्टनिंग पॉइंट अपना देखते हैं कि क्या हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट है इसका। इट इज द टेम्परेचर एट विच द बिट्यूमिन अटेन्स अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग। डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज 0.95 सेंटीमीटर कॉन्स्टेंटली 5 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीज पर मिनट। इसमें हम लोग करते क्या है कि हमारे पास कुछ स्टील की बॉल होती हैं जिनका डायामीटर कितना होता है, 0.95 का रहता है। रिंग एंड बॉल नाम से क्लियर हो रहा है, तो हम लोग जो है उसके ऊपर रख देते हैं बिट्यूमिन के ऊपर। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 5 to 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से, यानी कि 1 मिनट में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और फिर जब वो हमारी बॉल जो है वो नीचे चली जाती है, नीचे निकल जाती है सेपरेटस से, ठीक है, आप देख सकते हो वो बॉल ये नीचे निकल जाती है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उसका कि सॉफ्टनिंग पॉइंट हमारा आ गया उस टेम्परेचर पे है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे बॉल हमने यहाँ पे रखी बिट्यूमिन लगा करके, तो बाद ये नीचे निकल गई, वो हमारे पास होता है। राइट, देख सकते हो स्पेयर है, 10 mm का इसका डाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिट्यूमिन रखा हुआ है, ये हमारे पास ब्रास रिंग है, तो इस पर रखी हुई होती है, वो नीचे निकल जाती है। इस तरह से हम लोग अपना पता करते हैं। ठीक है, अगर यार आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और ये आप लोग का जो लाइक और जो कमेंट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ, चीज़ें पसंद आ रही हैं कहीं ना कहीं। जब देखो रेस्पॉन्स है, वो बोलते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, एक्शन टू रिएक्शन। जब आप लोगों का जो एक्शन, हम लोगों के एक्शन पे जब आप लोगों का रिएक्शन आता है तो वो मोटिवेट ही करता है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको जो है सभी सब्जेक्ट के, अगर आपको कंप्लीट टेस्ट चाहिए, फील्ड और लैब टेस्ट, सभी ट्रिक्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट रिवीजन चाहिए, तो आप वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वहाँ पर एक सिविल मास्टरमाइंड कोर्स है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। आप उसमें जाकर के आप देख सकते हो, अगर कंटेंट लगता है सॉलिड है, दम है, तो इनरोल हो जाओ। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट जो है, ये भी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी चेक करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, सॉरी, विस्कोसिटी चेक करने के लिए नहीं करते, वो हमारा सॉफ्टनिंग वाला होता है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट का होता है हमारे पास, हम इसमें पता करते हैं कि वो क्या टेम्परेचर है हमारे पास जिस पर हमारा बिट्यूमिन जो फायर को कैच कर लेता है, यानी कि बिट्यूमिन में आग लग जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, अब आग क्यों लगेगी उसमें, क्योंकि सर वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। आपको स्टार्टिंग में बताया था बिट्यूमिन कहाँ से मिला आपको, पेट्रोलियम से। तो कहीं ना कहीं ऑयल से मिला है, तो ऑयल की तो प्रॉपर्टीज उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी ना, तो वो कैच तो कर सकता है फायर को। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो होता है वो हमको यही बताता है कि किस टेम्परेचर पर हमारा जो है वो कैच कर लेगा फायर को। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा आप लोगों से कि सर कौन सा एपरेटस यूज करते हो। तो पेनिस्काई मार्टिन एपरेटस, याद रखिएगा, पेनिस्काई मार्टिन एपरेटस हम लोग इसमें यूज करते हैं। और जो मिनिमम स्पेसिफिक फ्लैश पॉइंट होता है इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन, वो हमारा कितना रखा जाता है, 175 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो फ्लैश पॉइंट रखा जाता है पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा बिट्यूमिन का, वो कितना रखा जाता है, 175। यही आप लोगों से पूछेगा। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, फ्लैश एंड फायर का मतलब क्या होता है। फ्लैश का मतलब होता है हल्की हल्की, जैसे आपने फुलझड़ी जलाई है, फुलझड़ी दिवाली पे, तो फुलझड़ी अगर आपने जलाई है तो वो क्या होता है, कभी आग पकड़ लेती, कभी बुझ जाती। तो फ्लैश वाला होता है। फायर वाला कंटिन्यूअसली जब जल रही है, जब कंटिन्यूअसली कोई चीज जल रही है तो फायर हो जाता है। ठीक है, तो आग लग रही है, बुझ जा रही है, आग लग रही है, बुझ जा रही है, तो वो वाला केस होता है फ्लैश का। जब पूरी तरीके से आग पकड़ ली उसने, तो वो हो जाता है फायर का। ठीक है, कुछ इस तरीके का आप लोग का ये apparatus होता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सर विस्कोसिटी टेस्ट, जो हम लोग बिट्यूमिन के लिए ही परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, तो जैसे विस्कोसिटी नाम से क्लियर हो रहा है कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी वो उतनी ज़्यादा विस्कस होगी। जैसे हनी की बात करो, एक तरफ हनी है, शहद है, और एक तरफ मिल्क है,
तो आपका जो है सर हनी ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। मिल्क पतला होता है तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है। वहीं पर आप बात करो अपना किसकी, मिल्क की और बिट्यूमिन की, तो बिट्यूमिन ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग इसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं ताकि हमको ये पता लगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है बिट्यूमिन का वो क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो चेक करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी या रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो चेक करने के लिए बिट्यूमिन की हम लोग विस्कोसिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि क्या पर्पज रहता है सर विस्कोसिटी टेस्ट को परफॉर्म करने का, तो कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेजिस्टेंस को। दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि विस्कोसिटी जो हमारे पास रहती है कटबैक बिट्यूमिन की मेजर्ड बाई 4 mm orifice at 25 डिग्री सेल्सियस और 10 mm orifice at 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें जो हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं अपनी कटबैक की, वो हमारे पास क्या रहता है, देखो कुछ इस तरीके का सेटअप रहता है। ये तो स्टार्टिंग केस है, ये हमारे पास जो है एक वेसल था, इसके अंदर बिट्यूमिन हमने रख दिया। ठीक है, बिट्यूमिन रखने के बाद यहाँ पे ओरिफिस रहता है, एक होल रहता है, छेद रहता है, तो उसमें से क्या बिट्यूमिन हमारा बूंद बूंद करके नीचे गिरने लगता है। तो हम देखते हैं हमारे पास ये 50 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम की ये हमारे पास बोतल रहती है, तो इसको हम लोग देखते हैं कितने टाइम में ये भरी है, इससे हम लोग अपना पता कर लेते हैं। लेकिन ये जो ओरिफिस रहता है इसका साइज मैटर करता है। 4 mm का है तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। 10 mm का है तो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास जो है ये विस्कोमीटर रहता है, जिससे हम लोग बिट्यूमिन की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट को हम लोग बात करें, फ्लोट टेस्ट किस लिए करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या है, जो हमारा बिट्यूमिन होता है फ्लो होने से पहले बिट्यूमिन कितने टाइम तक वाटर में टिक सकता है, इसके लिए हम लोग अपना करते हैं फ्लोट टेस्ट। फ्लोट टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके का एक ये फ्लोट है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बिट्यूमिन है, बिट्यूमिनस मटेरियल है। तो हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, कितने टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये इसके अंदर फंसा हुआ है, ये एक ओरिफिस होल टाइप का, इसके अंदर बिट्यूमिन फंसा हुआ है। लेकिन जब ये इससे निकलना शुरू कर देगा, कितने टाइम बाद जो है इस ओरिफिस से बिट्यूमिन निकलना शुरू कर देगा, पानी में जाना शुरू कर देगा, वो हो जाएगा उसका फ्लोट वैल्यू। राइट, तो इससे भी हम लोग कंसिस्टेंसी या फिर हम लोग बात करें एबिलिटी ऑफ बिट्यूमिन फ्लो, वो हम लोग चेक करते हैं कि कितने टाइम तक जो है वो टिका रहा है इसके अंदर, वो हम लोग चेक करते हैं। लेकिन उसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा फ्लोट टेस्ट के लिए कितना टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो 50 डिग्री सेल्सियस का रहता है। कुछ इस तरीके का फ्लोट रहता है, यहाँ पे बिट्यूमिन भरा होता है, तो कितने टाइम बाद ये निकल जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, वो हम लोग चेक करते हैं। और याद रखिएगा, हाइयर द फ्लोट टेस्ट वैल्यू स्टीफर द मटेरियल, जितना ज़्यादा हाइयर होगी फ्लोट वैल्यू, जितने ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा उतने ज़्यादा स्टीफर होगा, उतने ज़्यादा स्टीफ होगा बिट्यूमिन हमारा। राइट, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों ने एग्रीगेट के टेस्ट देख लिए, आपने बिट्यूमिन के टेस्ट देख लिए। अब देखो डिज़ाइन ऑफ हाईवे पेमेंट, जो हमारी हाईवे पेमेंट होती है, ठीक है, उसके डिज़ाइनिंग के समय भी कुछ टेस्ट करे जाते हैं। सबसे पहला आता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं CBR टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सर कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट की, तो इससे हम लोग अपना लोड बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सोइल सबग्रेड की, क्योंकि सबसे नीचे क्या आता है सर, सबग्रेड, फिर क्या आता है सर हमारे पास सब बेस, फिर क्या आता है सर हमारे पास बेस, फिर ऊपर क्या आता है सरफेस कोर्स। तो ये 4 लेयर्स होती हैं हमारी, जिसमें हमारा एक रोड बनाया जाता है। तो जो सबग्रेड है हमारे पास, इस सबग्रेड की अगर बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम ये बोलें कि टू डिटरमाइन द मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेमेंट डिजाइन, जो हम पेमेंट का डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं उसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम CBR टेस्ट अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। CBR डिक्रीज एज द पेनिट्रेशन इंक्रीज, अगर CBR आप लोग का डिक्रीज कर रहा है, ये CBR वैल्यू आप लोग की कम हो रही है, इसका मतलब पेनिट्रेशन आप लोग का बढ़ रहा है। और याद रखना, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है इसका मतलब वीकर सोइल है, सोइल कैसी आप लोग की वीक है, तो यही चीज मैंने लिखी हुई, लोअर CBR होगा तो वीकर सोइल होगी, और थिकनेस आप लोग को जो है वो आप लोग की पेमेंट की ज़्यादा रखनी पड़ेगी। याद रखो, CBR अगर आप लोग का कम है, इसका मतलब पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा। अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है आप लोग का, ठीक है, पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सोइल कैसी है, वीक है। अब सोइल वीक है तो सिंपल सी बात है, अगर उस पर आप पेमेंट बनाने जाओगे तो उस पेमेंट की थिकनेस को आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि CBR मेथड जो होता है वो पेमेंट की थिकनेस को डिसाइड करने में भी हेल्पफुल होता है। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि क्या हम CBR मेथड से भी अपना जो है वो हम पेमेंट की थिकनेस को कैलकुलेट कर पाते हैं, तो बिल्कुल कर पाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CBR जो रहती है वो कितनी रहती है, 100 रहती है, याद रखना। और वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट बोथ 2.5 mm का पेनिट्रेशन पे भी और 5 mm के पेनिट्रेशन पे भी, हम लोग दोनों ही पेनिट्रेशन पे चेक कर पाते हैं
सीबीआर की वैल्यू को। और जो सीबीआर हम लोग चेक करते हैं उसमें जो हमारा प्रेशर रहता है वो 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में, इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आप लोगों का टेस्ट है, अगर हाइयर सीबीआर है तो पेनी स्ट्रोंगर सोइल होगी। क्यों? क्योंकि सीबीआर आप लोगों का ज़्यादा है, इसका मतलब आप लोग का क्यों है कि पेनिट्रेशन कम हुआ है, पेनिट्रेशन कम हुआ है तो स्ट्रॉन्ग सोइल रही होगी, तो हाइयर पेमेंट जो है आप लोग की उसकी थिकनेस कम रखेंगे। लेकिन वहीं पर लोअर सीबीआर है, सीबीआर की वैल्यू कम है, इसका मतलब पेनिट्रेशन ज़्यादा हुआ है, मतलब वीक सोइल होगी। वीक सोइल होगी तो हमें जो है वो थिकर पेमेंट अपनी रखनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं सर सीबीआर? तो लोड ऑन टेस्ट सैंपल, हम देखते हैं कि टेस्ट सैंपल में हमने कितना लोड लगाया और हमारा स्टैंडर्ड लोड क्या था, इन दोनों से ही हम लोग अपना चेक कर लेते हैं। अब ये टेस्ट लोड कहाँ से आता है? तो टेस्ट लोड आता है 2.5 mm पेनिट्रेशन से और 5 mm पेनिट्रेशन से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड लोड, हम लोग देखते हैं अपना 2.5 mm के लिए हम लोग लेके चलते हैं 1370 किलोग्राम और 5 mm के लिए लेके चलते हैं 2055। तो स्टैंडर्ड लोड भी तो पता होना चाहिए ना, तो 2.5 mm के लिए कितना और 5 mm के लिए कितना लेना, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मैक्सिमम एट बोथ सीबीआर, उसको हम लोग अपना कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए, मतलब अगर 5 mm वाला ज़्यादा आ जाता है ना तो फिर से हम रिपीट करते हैं टेस्ट को और फिर जो ज़्यादा आता है वही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये एक इन्होंने ग्राफ बना के दिया, इस पर आप लोग जो है ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करें हम लोग तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग क्या चेक करते हैं? देखो, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट जो है, हमको पता है कि अगर हमको जो है अपना रोड बनाना है, तो रोड अगर बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक बिट्यूमिन चाहिए होगा और एक हमारा एग्रीगेट चाहिए होगा। अब रोड सही कब बनेगी? जब बिट्यूमिन और एग्रीगेट का आपस में अच्छे से बॉन्डिंग हो पाए। तो वो बॉन्डिंग चेक करने के लिए हम बात करें या प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बिट्यूमिन और एग्रीगेट के कॉम्बिनेशन की हम लोग परफॉर्म करते हैं अपना मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट टू चेक द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिट्यूमिनियस मिक्स। जो बिट्यूमिनियस मिक्स है उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। अब ये सर बिट्यूमिनियस मिक्स क्या है? तो जो बिट्यूमिन और एग्रीगेट का जो कॉम्बिनेशन है इसी को बोलते हैं हम लोग बिट्यूमिनियस मिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? बेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ बिट्यूमिन और एग्रीगेट, एग्रीगेट और बिट्यूमिन क्या क्या प्रोपोर्शन में रहने चाहिए वो हम लोग चेक करते हैं और इसी को हम लोग जो है इसी बेस्ट प्रोपोर्शन को ही मिक्स डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। तो इट इज द फ्लो टेस्ट ऑन बिट्यूमिन एंड एप्लीकेबल टू हॉट मिक्स डिजाइन ऑफ बिट्यूमिन एंड एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 2.5 सेंटीमीटर। इन इट बिट्यूमिन कंटेंट इंक्रीज ऑफ फ्लो वैल्यू इंक्रीज मोनोलिथ मोनो मोनोटोनिकली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें और थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना, दो चीज़ें हैं हमारे पास, फ्लो एंड स्टेबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं इसको। तो फ्लो का मतलब होता है कि अंडर लोड मिक्स कितना डिफॉर्म हो सकता है। जो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट है ये दो चीज़ों के लिए करा जाता है, फ्लो के लिए एंड स्टेबिलिटी के लिए। तो फ्लो में हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोड लगा रहे हैं तो जो हमने बिट्यूमिन और एग्रीगेट का मिक्सचर बनाया वो कितना डिफॉर्म हो रहा है, ये हम फ्लो में चेक करते हैं। और स्टेबिलिटी में चेक करते हैं कि विदाउट फेलियर मिक्सर कितना लोड झेल सकता है। मिक्सर जो हमने बनाया है, स्टेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि जो मिक्सर हमने प्रिपेयर करा है वो विदाउट फेलियर कितना लोड झेल पा रहा है, वो हमारे पास स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पे हम लोग अपना मिक्स को रखते हैं, ठीक है, और इसको डायमीटर ऑफ सैंपल बोलते हैं। इसका साइज जो रहता है वो 101.6 mm डाया रहता है और 63.5 mm की हाइट रहती है। ठीक है, मतलब इस तरीके से रहता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, जो आप लोग इसको रखते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। राइट, चलिए, इसके बाद एक और टेस्ट हम लोग अपना परफॉर्म करते हैं जो कि होता है प्लेट बियरिंग टेस्ट। अगर सर हम लोग प्लेट बियरिंग टेस्ट की बात करें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल अंडर पेमेंट और फाउंडेशन, हम इस पे चेक कर पाते हैं अपना लोड कैरिंग कैपेसिटी को, चाहे हमारे जो सोइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, अंडर पेमेंट या फाउंडेशन, फाउंडेशन के नीचे या पेमेंट के नीचे, दोनों के नीचे सोइल ही रहनी है। अरे सबग्रेड सोइल, सबग्रेड का मतलब क्या है? नीचे तो सोइल ही रहेगी ना। तो उस सोइल की जो सोइल सबग्रेड है हमारे पास, चाहे वो पेमेंट के नीचे हो या फाउंडेशन के नीचे, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट से। ठीक है, इसमें हम लोग निकाल पाते हैं अपना मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन, यही पूछेगा मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन क्या होती है अभी वेट करो, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो फाइंड बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट दोनों हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम बना होता है, ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं, यहाँ पे हमारा जैक लगा हुआ होता है और ये जो हाइड्रोलिक जैक होता है इसमें डायल गेज लगा होता है। डायल गेज हमको सेटलमेंट बताता है कितना सेटलमेंट हमारा हुआ, ऊपर से हमारा लोड आता है और यहाँ पे हमारी जो है प्लेट रखी हुई होती है।
ठीक है, जिससे हम लोग अपना कंपेयर कर पाते हैं। तो एक तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से अल्टीमेट लोड, ठीक है। एक तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या आएगी, जो मैक्सिमम लोड हमारा लगाया हमने, और नीचे आ जाएगा प्लेट एरिया। अभी मैंने दिखाई थी, प्लेट एरिया हमको पता होगा, मैक्सिमम लोड हमको पता होगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। एक निकालते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, कितना लेते हैं सर, 2.5 से 3 लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। फिर निकालते हैं हम लोग मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया के हम लोग फाइंड करते हैं, तो इससे हम लोग प्रेशर अप्लाइड ऑन सोइल, सोइल पे कितना प्रेशर अप्लाइड करा वो हमें पता होगा, और कितना हमारा सेटलमेंट हुआ वो हमें डायल गेज से मिल जाएगा। तो इन दोनों के रेशियो से हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ से सेटलमेंट मिल जाएगा हमको कितना हुआ, और कितना लोड लगाया वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको किलोग्राम पर सेंटीमीटर के हिसाब से हमको मिल जाएगा कि सेंटीमीटर या एमएम के हिसाब से हमको मिल जाएगा कि कितना हमारे पास सोइल सबग्रेड है। ठीक है, पूरा एक ग्राउंड लेवल रहता है, यहाँ पे पिट बनाते हैं, पिट बनाने के बाद यहाँ पे प्लेट लगाते हैं, तब हम लोग अपने इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो बाकी आप लोग का इतने ही टेस्ट है, इसको ही हम लोग रखते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो भाई। देखो वीडियो शेयर करते हो, पता है अगर मैं देखता हूँ ना तो 60% ऑडियंस ऐसी है जो आपकी जो है सिर्फ देख लेती है और सब्सक्राइब नहीं करती। तो भाई सिविल इंजीनियर हो तो बहुत सारा कंटेंट है, आप देखो। अगर आपको लगता है कि यार है वैल्यूएबल कंटेंट तो जाओ एप्लीकेशन को भी एक बार विजिट करो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा फ्री कंटेंट मैंने दिया हुआ है। ठीक है, बाकी पीडीएफ वगैरह जो है वो भी मैं इसकी एप्लीकेशन पे जो है एक यूट्यूब पीडीएफ के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हो। बाकी सिविल मास्टरमाइंड कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार और रेस्पॉन्स उस कोर्स पे आ रहा है। बाकी देखो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के विजिट करो, आपको लगता है अच्छा है तो इनरोल हो और सपोर्ट करो भाई प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।